जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी चैप्टर 2, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। आइए हम समझते हैं विविधता एवं भेदभाव। तो हम इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, लोगों के बारे में पहले से बनाई गई एक नेगेटिव थिंकिंग, या हम कह सकते हैं लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी को काम करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए हम सोचें अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणामस्वरूप हम उन लोगों को की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अब इसमें लड़के एवं लड़की में भेदभाव। तो इसमें ये दिया गया है कि समाज में लड़कों को ऐसा माना जाता है कि लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। तो ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही मान सकते हैं। कहते हैं वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को चोट लग जाती थी गिरने पर तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं भी ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। उसी प्रकार लड़कियों को हम ये लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हमें विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। सभी लड़कों लड़कियों को उस सब के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। तो ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है। जैसे कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं ये भी होती हैं, बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। किसी को हम नीचा दिखाने के लिए कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, उन्हें खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते, कुएं से या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, चाय या किसी कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते। इसका मतलब आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। जैसे पिछली क्लास में हम पढ़े थे, मैंने पढ़ा था समीर 1 और समीर 2 के बारे में। तो वो एक दूसरे से डिफरेंट थे, उनका धर्म अलग था, उनकी भाषा अलग थी, पहलू अलग थे उनके। अब इसमें कुछ मुसलमानों के बारे में ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे स्कूल नहीं भेज पाते हैं लड़कियों को। जहाँ तक भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों के अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा अच्छी है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में पहुँचने के लिए मदद मिलती है। 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षिकाएँ हैं। जबकि अन्य राज्यों में गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती हैं, चाहे वे मुसलमान हो, जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो।
जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब दबाया गया या कुचला गया, दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के क्रम में रखती है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे बर्तन बनाना, पढ़ाना, मछली पकड़ना, बड़ेरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है, गंदा और अपवित्र माना जाता है। ऐसे लोग जाति व्यवस्था का ये महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे इसमें दिया गया है, जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। सीढ़ी की तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। फिर इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति से संबंध था, यानी वो महार जाति से बिलोंग करते थे, जो अछूत मानी जाती थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। अम्बेडकर ने नेतृत्व किया, जैसे में उन्होंने धर्म की तलाश की, सबको एक समान निगाह से देखें। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। फिर उन्होंने एक दृष्टांत के बारे में बताया है इसमें। जब वो 9 साल के थे 1901 में महाराष्ट्र में कोरेगांव के स्टेशन पर गए थे। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने बारे में अनुभव के बारे में लिखा है। तो इसमें ये स्टेशन मास्टर हैं, ये भीमराव अम्बेडकर हैं और उनके भाई। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किए गए संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई थी, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को भी अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर ये जिम्मेदारी डाली है कि वे गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग लोगों के समुदायों को समानता का अधिकार दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। इसमें महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों की मांग करती हुई दिखाई। हालांकि हमारे संविधान में विचार पर जोर दिया गया है कि ये पार्ट इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य जिसके हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। अब इसमें ये भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं। भारत के संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है विविधता की इज्जत करना, उससे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत भी महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से व्यक्ति
की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ भिन्न-भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्व कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। संविधान का पहला प्रश्न, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। अब इसमें ये भारत का संविधान दिया गया है, जिसके उद्देश्य का दी हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी